नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक और विधायक ने दिया इस्तीफा। 12 दिनों में 3 ने छोड़ा पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। 12 दिनों के अंदर पार्टी के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। खंडवा जिले की मादांता विधानसभा से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी और सावित्री देवी कासडेकर ने भी इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सावित्री देवी के इस्तीफे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि अभी और विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे। वहीं इस्तीफा देने के बाद नारायण पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बता दें कि मध्य प्रदेश में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी का हाथ थाम लिया था और तत्कालीन कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर आखिरकार गिरा दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और 17 जुलाई को नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कसडेकर ने भी इस्तीफा दे दिया था। 23 जुलाई को मादांता विधायक ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली। इस तरह मार्च से अब तक पार्टी से इस्तीफा देने वालों की संख्या अब 25 हो गई है। अब इस इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन इस्तीफों के बाद कांग्रेस के अब 89 विधायक हैं, जबकि 230 सदस्यीय सदन में बीजेपी के 107 विधायक हैं। अन्य और निर्दलीय 7 विधायक हैं, जबकि 27 सीटें खाली पड़ी है। जिन 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सियासी घमासान में क्या होगा आगे, फ्लोर टेस्ट पर कांग्रेस बटी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान में फ्लोर टेस्ट आयोजित करने पर पार्टी के अंदर 2 तरह के विचार हैं। एक वर्ग तत्काल विश्वास मत के लिए जाने का सुझाव दे रहा है, जबकि दूसरा वर्ग अदालत की कार्यवाही पूरा होने तक के लिए इंतजार करने को कह रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा एक अनुकूल फैसले की उम्मीद है और संकट से निपटने के लिए हमने एक राजनीतिक योजना तैयार की है। अजय माकन ने यह भी कहा कि अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य बागी विधायकों को किसी तरह की शिकायत थी तो वो पार्टी के मंच पर बात कर सकते थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि हालिया घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, हमें विश्वास है कि हमारे पास संख्या बल है, हम सदन में बहुमत साबित कर देंगे। हमें पूरा भरोसा है कि विधानसभा में हमें मिलने वाले मतों की संख्या बहुमत से भी 15 से 20 अधिक होंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हम अदालत में नहीं गए थे, विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायक अदालत में गए। यह राजनीतिक लड़ाई है और कानूनी लड़ाई इसका एक हिस्सा भर है। माकन ने कहा, हाईकोर्ट का निर्णय कल आएगा। 2 राय आई है। एक राय यह है कि अभी सदन में बहुमत साबित करने के लिए आगे बढ़े और दूसरी राय यह है कि न्यायालय के फैसले का इंतजार कर लें ताकि कोई बहाना नहीं रह जाए। याचिका में 21 जुलाई के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्पीकर ने 24 जुलाई तक पायलट और अन्य बागी विधायकों को उनके नोटिस पर कार्रवाई स्थगित करने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की चालबाजी पर भारत का सख्त संदेश, सीमा पर डोभाल वांग यी के बीच सहमति का सम्मान हो। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद सुलझता दिख नहीं रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों से पीछे नहीं हटने की रिपोर्टों के बीच भारत ने चीन को आज पुनः चेताया कि उसे विशेष प्रतिनिधियों की सहमति के अनुरूप पूरी तरह से पीछे हटने और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा, हमारी अपेक्षा है कि चीनी पक्ष हमारे साथ सेनाओं को पूरी तरह से हटाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करेगा, जैसा कि दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सहमति कायम हुई है। पैंगोंग झील हॉट स्प्रिंग इलाकों में चीनी सेना के पीछे हटने में विलंब से उपजी आशंकाओं के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में अनेक बयानों में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान एवं सख्ती से अनुपालन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता का आधार है। भारत एवं चीन के बीच 1993 के बाद हुए कई समझौतों में इसे दृढ़ता से रेखांकित किया गया है। श्रीवास्तव ने कहा कि 26 जून को उन्होंने कहा था कि चीनी सेना का इस वर्ष का आचरण बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती एवं व्यवहार में बदलाव के साथ साथ गैरवाजिब एवं बेतुके दावे सभी समझौते के पूरी तरह से विपरीत है। हमने यह भी कहा है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के अनुपालन एवं सम्मानने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
प्रतिबद्ध है और हम एक तरफा ढंग से यथास्थिति में किसी भी बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीवास्तव ने कहा कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में दोनों पक्ष सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण रेखा से पूरी तरह से हटाने और भारत चीन सीमा पर पूर्णतः शांति एवं स्थिरता कायम करने पर सहमत हुए थे। दोनों पक्ष इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कूटनीतिक एवं सैन्य चैनलों के माध्यम से गहन बातचीत में लगे हैं। 14 जुलाई को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की चौथी बैठक में इस दिशा में और कदम उठाने के बारे में विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय की कार्यप्रणाली की अगली बैठक जल्द होने की संभावना है। सीमा पर शांति एवं स्थिरता हमारे द्विपक्षीय संबंधों का आधार है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि चीनी पक्ष विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप हमारे साथ सेनाओं को पूरी तरह से हटाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए गंभीरता से काम करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को भारत की दो टूक, एलएसी में एक तरफा बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन से कड़े शब्दों में कहा है कि एलएसी में एक तरफा बदलाव कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एलएसी को लेकर हमें अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम शांति चाहते हैं। 1993 के बाद से कई समझौते हुए, चीन के सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि एलएसी को बदलने के प्रयास को हम स्वीकार नहीं करेंगे। शांति की बहाली के लिए प्रयास जारी है। हमने राजनयिक और सैन्य स्तर का इस्तेमाल किया। शांति द्विपक्षीय संबंध का आधार है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमने यह भी स्पष्ट किया कि भारत एलएसी का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम एलएसी में एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन कई इलाकों से पीछे हटने को राजी हो गया है, लेकिन फिंगर 4 और फिंगर 5 पर वह बना रहना चाहता है। चीन पैंगोंग और गोगरा से पीछे नहीं हट रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की शुरुआती कदम के बाद स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दोनों ही देशों के सैनिक काफी कम फासले पर मौजूद हैं। हालांकि सैनिकों की संख्या जरूर घटी है। फ्लैश पॉइंट पैंगोंग झील के किनारे से चीन के सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पीछे हटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल दिल्ली में वही कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। गौतम गंभीर। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में वही कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने राशन कार्ड जारी करते समय वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का पक्ष लिया है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गंभीर ने शहर में समस्याओं से निपटने में आप सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि राजधानी में जल जमाव पर चर्चा करने वाली नगर विकास समिति की बैठक से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अनुपस्थित थे। गौतम गंभीर और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर विधोड़ी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोपों पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भाजपा ने कोरोना महामारी के दौर में गरीबों का राशन कार्ड तुरंत बनवाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि 10 लाख गरीबों के राशन कार्ड बनवाकर उन्हें मुफ्त राशन की आपूर्ति की जाए। इस मांग को लेकर भाजपा सांसद गौतम गंभीर व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सियासी संकट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायक जनता के प्रतिनिधि, उनकी आवाज दबाना गलत। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट के विधायकों को मिली फौरी राहत के खिलाफ स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से वकील कपिल सिब्बल और सचिन पायलट की तरफ से वकील हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जुलाई तक स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं मामले में सचिन पायलट ने भी याचिका दाखिल कर कहा कि केस में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया जाए। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट निर्णय का समय बढ़ाने के लिए स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकता है। जब तक स्पीकर विधायकों की सदस्यता को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लेते, तब तक कोर्ट का हस्तक्षेप मामले में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन को कब, क्या और कैसे करना है, ये स्पीकर तय करेंगे। उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए कई पुराने आदेशों का भी हवाला दिया। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने बैठक के लिए व्हिप जारी किया था, लेकिन पायलट का खेमा इसमें शामिल नहीं हुआ। वो लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद चीफ व्हिप ने पायलट और 18 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को एक अर्जी दी थी, जिस पर स्पीकर फैसला लेने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में एनडीए और बहुमत के बीच 22 सीट का फासला, कांग्रेस हुई और कमजोर। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में नए सांसदों की शपथ के बाद उच्च सदन के समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस और कमजोर हुई है तो भाजपा और ज्यादा मजबूत। उच्च सदन में कांग्रेस की ताकत भाजपा से आधी से भी कम रह गई है, जबकि राजग ने 100 का आंकड़ा पार कर बहुमत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि अभी वह 22 सीट दूर है। राज्यसभा में 1990 के बाद से किसी दल के पास बहुमत नहीं रहा है। इसके पहले कांग्रेस उच्च सदन में बहुमत में थी। एनडीए का आंकड़ा 102 पहुंचा। उच्च सदन में बहुमत न होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि 17वीं लोकसभा में सभी नाजुक मौकों पर उसने जोड़ तोड़कर विपक्ष पर बढ़त हासिल की है। 245 सदस्य राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 पर होता है। अब इन द्विवार्षिक चुनाव के बाद भाजपा की संख्या 85 सांसदों की हो गई है, जबकि राजग के सांसदों की संख्या 102 पहुंच गई है। अब राजग और बहुमत के बीच केवल 22 सीटों का अंतर रह गया है। 3 दशक के किसी दल के पास नहीं रहा बहुमत। दूसरी तरफ कांग्रेस और कमजोर हुई है और उसके केवल 40 सांसद उच्च सदन में रह गए हैं। कांग्रेस के गठबंधन संपर्क की संख्या 65 है। इस तरह राजग और संपर्क के बीच भी अंतर बढ़ गया है। ऐसे में दोनों गठबंधन से अलग दलों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। गौरतलब है कि उच्च सदन में 1990 के बाद बीते 3 दशक में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं रहा है। इसके पहले कांग्रेस के पास राज्यसभा में बहुमत होता था। उस समय अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें होती थी, लेकिन 1990 के बाद स्थिति बदलती चली गई और आज कांग्रेस अपने न्यूनतम पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ भाजपा ने लगातार बढ़त हासिल की है और वह पहली बार अपनी उच्चतम संख्या पर पहुंची है। इन दलों की होगी अहम भूमिका। सदन के इन आंकड़ों का असर विधायी कामकाज पर पड़ता है और सरकार के लिए स्थितियां आसान होती हैं। कांग्रेस और संपर्क के कमजोर होने से राजग को उच्च सदन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि कई गैर संपर्क दल सरकार के नजदीक हैं और मौके पर मौके उसके समर्थन भी करते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। इसे लेने के लिए किसी गारंटी की भी जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से रोजगार और बिजनेस प्रभावित हुए हैं। लोगों को काम दोबारा शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। बैंक के लंबे प्रोसेस और ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने रेहड़ी, पटरी और छोटे कारोबार से जुड़े लोगों को तुरंत 10,000 रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने का फैसला किया है। रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारी अब आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का कर्ज देश भर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केंद्रों के जरिए ले सकेंगे। सरकार की डिजिटल और ई गवर्नेंस सेवा इकाई CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने बुधवार को यह कहा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पूरी तरह से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत रेहड़ी, पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक की कार्यशीली पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने प्रोत्साहन भी दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर पुरस्कृत भी किया जाता है। योजना से रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक स्वरूप मिलेगा और इस क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। CSC योजना के तहत इन छोटे कारोबारियों का पंजीकरण करने में मदद करेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजय कुमार ने कहा कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध होंगी। यह पूंजी 1 साल की अवधि के लिए होंगी और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि इस लोन के लिए कर्ज देने वाले संस्थान द्वारा कोई रहन अथवा गारंटी नहीं ली जाएगी। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेन देन करना होगा। उन्हें इसमें कैशबैक की भी पेशकश मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्तार अब्बास नकवी बोले 3 तलाक बिल से 1 साल में घटे 83% केस। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकरण संरक्षण कानून बनने के बाद से देश में 3 तलाक की घटनाओं में 83% से अधिक की कमी आई है। उन्होंने बताया कि जो भी मामले सामने आए हैं उसमें कानून के मुताबिक कार्रवाई हुई है। नकवी ने कहा कि कई मुस्लिम संगठन 1 अगस्त की तारीख को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार के दौरान बड़े सुधार हुए हैं और नए फैसले लिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुलाई साल 2019 में संसद के दिनों सदनों में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद 1 अगस्त को इस विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी नकवी के बयान को रेखांकित करते हुए 3 तलाक की घटनाओं में कमी की बात दोहराई है। मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस कानून को 1 साल हो गया है। इस दौरान 3 तलाक की घटनाओं में कमी आई है। जहां ऐसी घटना हुई वहां कानून ने अपना काम किया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में भी देश रुका नहीं, थमा नहीं और थका नहीं, पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर को एक खास सौगात दी है। पीएम मोदी ने हर घर जल मिशन के तहत यहां पर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी देश रुका नहीं है, देश थमा नहीं है और देश थका नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हमें मजबूती से लड़ते रहना है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत दोहरी चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में फिर इस साल भारी बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज इम्फाल सहित मणिपुर के लाखों लोगों के लिए और विशेषकर यहाँ की हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे होने वाले मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कतें कम होने वाली हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये प्रोजेक्ट आज ही की नहीं बल्कि अगले 20 से 22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को घर में पीने का साफ पानी तो उपलब्ध होगा ही, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जब देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत हो रही थी, तब मैंने कहा था कि हमें पहले की सरकारों के मुकाबले कई गुना तेजी से काम करना है। जब 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पानी पहुंचाना हो तो एक पल के लिए भी रुकने के बारे में सोचा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा, ईज ऑफ लिविंग बेहतर जीवन की एक जरूरी शर्त है। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईज ऑफ लिविंग पर सबका हक है, हर गरीब का हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पैमोलिन की खेती पर चले जाएं तो देश को काफी फायदा होगा। आज पैमोलिन ऑयल की देश में डिमांड है। ऐसे में राज्य सरकारों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए योजनाएं बनाई जाएं और केंद्र सरकार पूरा सपोर्ट करेगी। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानी को 4 लेन, जिला मुख्यालय को 2 लेन और गाँवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी को भी काफी तेजी से बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर में आज कुल 13 एयरपोर्ट हैं, जिनका विस्तार भी किया जा रहा है। अब सरकार की ओर से नदियों के रास्ते से वाटरवे बनाए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 31 दिसंबर तक के लिए दिया ये बड़ा आदेश। जी हां दोस्तों, आईटी, बीपीओ सेक्टर और अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आईटी कंपनियों में करीब 90% कर्मचारी अभी घर से काम कर रहे हैं। इसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने बदला सिस्टम, अब सभी स्टेशनों पर QR कोड से होगी टिकट जांच। जी हां दोस्तों, प्रयागराज जंक्शन की तरह अब देश के सभी स्टेशनों पर QR कोड से टिकटों की जांच होगी। यात्री और कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड ने QR कोड से टिकट जांच व्यवस्था सभी जोन में लागू करने का आदेश दिया है। यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट खरीदते ही यात्री के मोबाइल पर QR कोड के URL वाला SMS आएगा। यात्री को स्टेशन पर प्रवेश करने या कोच में जांच के दौरान QR कोड वाले URL को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही टिकट का विवरण मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। यही विवरण टिकट की जांच करने वाला हैंड हेल्ड टर्मिनल से स्कैन कर लेगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। कोरोना से बचाव में कारगर साबित होने पर इस व्यवस्था को रेलवे बोर्ड ने सभी जोन में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों को URL कोड का सॉफ्टवेयर भेज दिया है। बोर्डिंग पास लागू कराने की कवायद। एयरपोर्ट की तरह देश के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बोर्डिंग पास लागू कराने की कवायद हो रही है। प्रयागराज जंक्शन पर पहली बार यात्रियों का स्टेशन पर प्रवेश बोर्डिंग पास के जरिए हो रहा है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने इस बाकी जोन में लागू करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा है। कर सकते हैं डाउनलोड। ट्रेन यात्री QR कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर में उपलब्ध कोई भी QR कोड स्कैनिंग एप्लीकेशन जैसे QR एंड बारकोड स्कैनर, QR कोड रीडर का उपयोग किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक को भेजा लीगल नोटिस, मांगा 1 रुपए का हर्जाना। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट ने अपने ऊपर भाजपा में जाने के लिए पैसों की पेशकश करने के आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भेजा है और 1 रुपए का हर्जाना मांगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में चर्चा की थी और इसके लिए धन की पेशकश भी की थी। सचिन पायलट ने अपने वकील के जरिए कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस में झूठे और तुच्छ आरोप लगाने के लिए 7 दिनों के अंदर 1 रुपए की राशि और प्रेस के सामने लिखित माफी की मांग की है। कांग्रेस विधायक के आरोपों को पायलट ने आधारहीन व अफसोसजनक बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि विधायक से यह बयान दिलवाया गया है और वह उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। पायलट प्रकरण से कांग्रेस प्रभावित नहीं होगी। बघेल
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाहर जाने और सचिन पायलट की बगावत का कांग्रेस पर असर नहीं होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।